तो आप लोग बता सकते हो, कहोगे सर वाटर है, कहोगे आप H2 है सर, कहोगे सर H2S है। हाँ तो इसीलिए जब रिएक्ट नहीं करती तो बॉन्ड नहीं बनाती, बॉन्ड नहीं बनाती तो बैलेंसी कितने, और जीरो बैलेंसी, तो इसको क्या नाम दे दिया गया, जे है इसका आंसर। ये ध्यान रखना है आपको। तो जीरो ग्रुप कहने का कारण, और अब ये जीरो बैलेंसी शो क्यों करती है उसका कारण जे लिखा है, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, NH2 NP6, ये है सबका कारण जी, इसके कारण इनकी सब प्रॉपर्टीज हैं। अब बात कर लेते हैं इनको इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं। आंसर आप लिख चुके हो भैया, जब ये जीरो बैलेंसी शो कर रही मतलब किसी से रिएक्ट नहीं कर रही, और जो चीज़ किसी से रिएक्ट नहीं करेगी वो क्या होगी, इनर्ट। तो आपको लिखना है इसमें, इसका आंसर क्या होगा, एज these elements, एलिमेंट्स बोल सकते हो, गैसेस बोल सकते हो। एलिमेंट तो सभी हैं, और इनकी फिजिकल स्टेट गैसियस है तो इनको गैसेस कहते हैं। एट दीज एलिमेंट्स आर केमिकली इनर्ट, एक केमिकली इनर्ट हैं। एट दीज एलिमेंट्स आर केमिकली इनर्ट। सो जीरो बैलेंसी, ये है बच्चों इसका आंसर। और एक समय आपको हम, अभी तो आप इसका दो लाइन में आंसर रटने वाले हो, एक समय आपको इतना तेज लॉजिक आएगा कि आप इसका आंसर अपने मन से लिख के आओगे, और इस कई गुना अच्छा आंसर लिख के आओगे। फिर थोड़ा सा वेट करना है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री माइंड में इतनी अच्छे से सेट होती है, आपसे कनेक्टेड रहिए, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा नहीं, हम 10 ही दिन कह रहे हैं, 10 दिन में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। कोई आपसे इसकी कोई भी प्रॉपर्टीज पूछेगा, आप देखना आप अपने लॉजिक से आंसर दे दोगे। हम भी यही हैं, आप भी यही हो, 10 दिन जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप खुद बताओगे क्यों हो रहा है। जिस दिन आप आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बैलेंसी और ऑक्सीडेशन के स्टेट का कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे ना, तो हम आपसे पूछेंगे कि फ्लोरीन की इतनी ज़्यादा क्यों है, आप खुद बताओगे। हम कहेंगे नियोन की कम क्यों है, आपको खुद लॉजिक आएंगे। ये बहुत बेहतर तरीके से ये सेट होते हैं। और आपने कोई भी बच्चा अगर क्लास में बैठेगा बस उसको समझ में आ जाएंगे, कनेक्टेड हो रहना पड़ेगा बस। आप इनको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, इनर्ट, आप ये वाला आंसर लिख सकते थे। और सबका कारण ये है, जीरो बैलेंसी शो कर रहे हैं, इसका कारण ये, ना इलेक्ट्रॉन लेते ना देते, सब आपका। अब इनको नोबल गैसेस क्यों कहा गया, देखिए नोबल गैसेस कहने के पीछे नोबल मेटल से एक कॉन्सेप्ट आया है। बताओ नोबल मेटल सारा, नोबल गैसेस नहीं, नोबल मेटल्स। हाँ बताएं, हमने पीरियोडिक टेबल हमने बनवाई थी कल ही बताए हमने, ट्रिक भी बताई थी। अंकित, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और क्वाइनेट मेटल हुए, नोबल मेटल्स। हाँ, दो तो इसी में थे, एक बेस नहीं पता आपको, दो तो इसी में थे, वो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड में थे दो। बताओ जी ना। कॉपर, प्लेटिनम एंड सिल्वर गलत। शाबाश, अब तो गजबे। बताओ सोम। गजब, ये हुई बात। नैन्सी, हाँ कॉपर नहीं है, काहे कॉपर लगा रहे हो, तुमने कॉपर बोला है जीनत पहले नंबर पे। तुम तो भैया पता ही नहीं कहाँ थे, तुम रोंटेजीनियम, और तुम कॉपर जिंक में। ये भी कॉपर बोल रहा है, कॉपर नहीं है भाई, वो हमें
AgAuPt नोबल मेटल्स, ये 3 मेटल्स नहीं है, कल बताया था, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये 3 नोबल मेटल्स हैं। और कौन आगे आया, जे है क्वाइनेज मेटल। तो दो तो दोनों में, अब कॉपर लगा रहे हो आप इसमें, कॉपर थोड़ी भाई नोबल मेटल्स है। क्या कॉपर में ग्रीनिश कोटिंग नहीं होती है क्या वो रिएक्ट नहीं करता क्या? रख दो छत पे, थोड़ा सा मॉइस्चर दे दो, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी उसमें, दाग धब्बे बन जाते हैं ना कॉपर में। तो बस ये 3 नोबल मेटल्स हैं। अब सर ये नोबल मेटल्स हैं, नोबल है क्यों? आप लोग बताइए, आयरन इतना सस्ता क्यों, सोना चांदी प्लेटिनम इतना महंगा क्यों? क्योंकि ये नोबल हैं, मतलब ये किसी केमिकल से ख़राब नहीं होते हैं। इन पे पानी डालो ख़राब नहीं होंगे, इन पे खूब ऑक्सीजन डालो ये ख़राब नहीं होंगे, इन पे खूब मॉइस्चर डालो नहीं होंगे ख़राब। आप लोहे पे डालो मॉइस्चर, देखिए वो कैसे ख़राब होता है आपका। आप इस पे एसिड डालो, अच्छा ख़तरनाक एसिड डालो, HNO3, नहीं होंगे ख़राब। HCl डालो, नहीं होंगे ख़राब। सल्फ्यूरिक एसिड डालो, नहीं होंगे ख़राब। NaOH डालो, नहीं होंगे ख़राब। इनसे किसी से ख़राब नहीं होंगे। सिर्फ एक केमिकल है जो इनको घोल सकता है, और उस केमिकल का नाम है एक्वा रेगिया। HNO3 प्लस HCl, जब इनको 1:3 में मिलाया जाता है तो दिस इज द केमिकल। ये है एक्वा रेगिया, दिस इज एक्वा रेगिया, हिंदी में बोलते हैं अम्लराज। गलत समझना मत समझना, एक बात बताते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि अच्छे बुरे लोग तो हर फील्ड में होते हैं। कुछ सोनार जो होते हैं ना, जब आप उनके पास अपने सोना चांदी साफ़ कराने ले जाते हो तो वो एक्वा रेगिया से साफ़ करते हैं। अरे बिल्कुल चमक जाएंगे आपके, ऐसे लगेंगे कि नए से भी नए लगेंगे। तो जब उसमें धोते हैं ना तो कुछ सोना भी उससे डिजॉल्व होकर अंदर चला जाता है आपका। तो इस प्रकार वे 10 नहीं, मतलब 0.5 ग्राम 0.2 ग्राम जितने बार धोते हैं, हर बार इतना निकाल लेते हैं। तो 10 बार में उन्होंने 10 ग्राम निकाल लिया, या 20 बार में 10 ग्राम निकाल लिया। तो सोच लो, बैठे बैठे घर बैठे बैठे कितने रुपए तोला है, मैं नहीं पता सर, तोला है 47,000। बना घर पे बना सकते हो। HNO3 HCl ले आओ, एक पार्ट इसका डालो, 3 पार्ट इसका डालो, बड़े आसानी से बन। तो आप इनसे आप धो थोड़ी पाओगे, बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ता है, ग्लव से उधेड़ देंगे। हाँ इंसान के ऊपर डालेगा। हाँ, तो आपसे धोते नहीं बनेगा ना। आप अगर धोगे तो आपसे पता चला पूरा ही गला दिया, अगर इसके कांटेक्ट में बहुत समय तक रख दोगे तो पूरा सोना गल जाएगा। वो नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा आपको, नहीं चलेगा पता। हाँ, अरे कुछ नहीं सोचो इतना, हमने कहा ना कुछ लोग, सब ऐसा नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। हाँ, कुछ लोग ही करते हैं, तो सब ऐसे नहीं होते हैं। आप बाद में अपना वेट करा लो, उसमें क्या वो कह देंगे इतना तो मैल निकल गया, गंदगी निकल गई, ठीक है, ध्यान रखो। ऐसा होता है भाई, होता है, इसलिए आपको बताया, लेकिन सब नहीं करते। दिस इज द केमिकल विच कैन रिएक्ट विद दीज मेटल्स। यह एक केमिकल है जो सिर्फ इन मेटल से रिएक्ट कर सकता है, बाकी कोई केमिकल इन्हें ख़राब नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड नोबल मेटल्स, इसलिए इनको नोबल मेटल कहा जाता है। ये अर्थ में भी आपके एग्जिस्ट करते हैं फ्री स्टेट में। जैसे आप लोहा ऐसे थोड़ी मिलता कि कहीं पे माइन खोदा और ये लोहे की सिल्लियाँ आ रही। लोहे का इतना पार्टिकल्स निकालने के लिए भी बड़ी मेटलर्जिकल प्रोसेस लगती है, धातु कर्म विद्या। शुद्ध भाषा में समझाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों में से मुश्किल से आधा किलो 1 किलो लोहा मिलता है आपका। ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, मिनरल्स, और ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल निकाल सकते हैं उनको क्या कहते हैं, ओर। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ओर। तो ओर से मेटल निकलते हैं। लेकिन ये वाले जो एलिमेंट हैं ये जनरली नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट का मतलब ये नहीं है कि सीधे खोदोगे तो सोना निकल आएगा, सीधे खोदोगे तो सिल्वर निकल आएगा, सीधे खोदोगे प्लेट। लेकिन जनरली ये बहुत कम कंपाउंड बनाते हैं, और ये जहाँ मिलेंगे तो बहुत कम, लेकिन जिस जगह पे भी मिलेंगे और जिस चीज़ में भी मिलेंगे उसमें ये बहुत रिच अमाउंट में होंगे, कचरा कम होगा, क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं है। आप सोना डाल दो ज़मीन के अंदर, गाप दो, और 50 साल बाद निकालो, आपको सोना ही मिलेगा। लेकिन आप लोहे की छड़ डालो और गापो से, आप निकालो 2-4 महीने बाद, आपको छड़ में कई सारी रिएक्शन हो जाएंगी,
उसमें ब्राउन कलर की रस्ट बन जाएगी, वो कंपाउंड बना लेता है। आप डालते हो Fe, यह है लोहा, लेकिन आपको Fe नहीं मिलता, आप जब निकालते हो मिलता है Fe2O3.XH2, जिसने कंपाउंड बना लिया, तो ये रिएक्ट कर जाता है। तो ये आप कह सकते हो बहुत रिएक्टिव मेटल है। सोडियम को तो कहीं गाप ही नहीं सकते, उसको तो पानी मिला उसमें विस्फोट हो जाना है सीधे, ठीक है। तो ये नोबल मेटल्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनरली ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, फ्री स्टेट में, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। वैसे ही ये गैसेस भी किसी से रिएक्ट नहीं करती, कुछ ही कंपाउंड बनाती हैं गैसेस। जैसे कि ये मेटल्स कुछ ही कंपाउंड, इनको इनर्ट मेटल्स इसलिए नहीं बोला क्योंकि फिर इसका मतलब हो जाता है किसी से रिएक्ट नहीं करते। इनको पहले इनर्ट गैसेस बोला जाता था, तो ये सेंस था ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अब आप कोई पूछोगे तो सब लोग जानते हैं कि इनका अब नाम क्या है, नोबल गैसेस, क्योंकि ये थोड़े से कंपाउंड बना लेते हैं, बिल्कुल किसकी तरह है, नोबल मेटल्स की तरह। तो इनको नोबल गैसेस कहने के पीछे यही कारण है कि जैसे कि नोबल मेटल्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ थोड़े बहुत कंपाउंड बनाते हैं, थोड़े बहुत केमिकल से रिएक्ट करते हैं, उसी प्रकार नोबल गैसेस भी इन्हीं नोबल मेटल्स की तरह बहुत कम कंपाउंड बनाती है और नेचर में कैसे एग्जिस्ट करती है, फ्री स्टेट में। जैसे हम कहें तुमसे हाइड्रोजन किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आप कहोगे सर आप हम लिखवा रहे, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2S के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2SO4 के रूप में, HNO3, HCl, दुनिया भर के अमोनिया, कार्बन, हाइड्रोकार्बन, लिखो सर लिस्ट बनवा रहे। तो एक अब बात हमने कहा हाइड्रोजन तो बड़ी खतरनाक थी, लेकिन अब बताओ चलो हीलियम के कुछ कंपाउंड गिनाओ। नहीं है हमारे पास कंपाउंड, नहीं, हम खाली हैं, क्योंकि ये कैसे एग्जिस्ट करती है, फ्री स्टेट में, इंडिपेंडेंट, जहाँ भी है अकेले रहेगी, किसी से कंपाउंड नहीं बनाएगी ये। तो जैसे ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ये भी। हम आपसे कहें सोडियम के कुछ कंपाउंड बताओ, आप लोग बता देंगे, NaCl, NaI, Na2SO4, Na, दुनिया भर के। लेकिन अब हम आप लोगों से कहते हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, बताओ एक आध Au का कंपाउंड, Au का कंपाउंड बताओ कोई, आप लोग भी तो पढ़ रहे हो, बताओ। Ag का है, AgCl, बिल्कुल सही, हॉर्न सिल्वर कहते हैं इसे, इसी से Ag निकलता है। लेकिन Au का बताओ थोड़ा सा, चलो Pt का बताओ भाई। हाँ, ये है इसका एक कंपाउंड। तो लेकिन अब दूसरा बताओ, नहीं मिलेंगे, मतलब इनके कंपाउंड बहुत कम है। रीजन क्या, ये नोबल हैं भाई, ये किसी से रिएक्ट नहीं आते, बहुत कम रिएक्ट, लेकिन कुछ कंपाउंड बन जाते हैं। जैसे Ag का AgCl बनता है, हॉर्न सिल्वर, Au का बनता है AuCl3 और Pt का बनता है PtCl4, ये कंपाउंड ये बना लेते हैं। तो हम आंसर लिख रहे हैं, हमें आप पे डिस्कस करना था। देखिए क्लास में जो डिस्कशन होता है और जो रफ में नोट्स होते हैं उसमें बहुत फ़र्क है ना। अगर आप ये सोचें कि नोट्स से क्लास की अंडरस्टैंडिंग आ सकती तो कभी नहीं। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं हम, चाहते तो हम 1 सेकंड में इसका आंसर लिखवा के आगे बढ़ जाते हैं। तो नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है, इसका आंसर हम लिखते हैं एज लाइक नोबल मेटल्स, एज लाइक नोबल मेटल्स, और ब्रैकेट में लिख लेंगे हम Ag, Au एंड Pt। अरे आज से तुम्हारी आयरा आज से आपकी पढ़ाई चालू करते हैं, और आज आपका पहला होमवर्क, आज के बाद आपको नोबल मेटल्स पता होने चाहिए, Ag, Au, Pt, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये आज से आपकी पहली पढ़ाई चालू हो गई, ठीक है। ये पहला होमवर्क है आपका। हम आपसे नोबल मेटल पूछें तो आपको बताना है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, Ag, Au, Pt, है ना। एज लाइक नोबल मेटल्स these gases are also exist in free state, या इन इंडिपेंडेंट स्टेट लिख सकते हो आप, इन फ्री स्टेट, इन इंडिपेंडेंट स्टेट, जो वर्ड आपको अच्छा लगता हो। एज लाइक नोबल मेटल दीज गैसेस आर ऑल्सो एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट फॉर्म only
फ्यू कंपाउंड्स, थोड़े से कंपाउंड बनाती हैं, फॉर्म ओनली फ्यू कंपाउंड्स, फॉर्म ओनली फ्यू कंपाउंड्स। और किसके साथ ये बनाती हैं कंपाउंड? ऐसे वैसे नहीं, सिर्फ दो ही ताकतवर एलिमेंट हैं, फ्लोरीन एंड और किसी के साथ कंपाउंड नहीं। एट लाइक नोबल मैटर दीज गैसेस आर आल्सो एग्जिस्ट इन फ्यूजन फॉर्म एंड ओनली फ्यू कंपाउंड्स विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। और एक आध एग्जाम्पल लिख लो। ये बच्चों आपका 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया क्लास 12। आज से ही हम आपको देते हैं, कॉपी के ऊपर लिख लो, अनिल सर ने कहा था 100% आपका 2 नंबर तैयार है। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आने ही आना है इनर्ट गैसेस से क्लास 12 में, और इन्हीं में से आएगा। आपको ये पता है तो आपको आंसर पता है। जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं, इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं, ये नहीं आएंगे, रेयर वाले कभी नहीं आएंगे। हाँ, ये पूछ लेते कि ये डायामैग्नेटिक क्यों है और ये मोनोटॉमिक क्यों है, सब का कारण ये है, इसी के कारण सब कुछ होता है इनमें। कुछ कंपाउंड के एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है। और ये तो इम्पॉर्टेंट है तो इसको याद कर लेना है आपको। ये नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस का बहुत मुश्किल है कि पूछा जाए। नोबल, दूसरा है जीरो वैलेंसी, जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो इनके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं बच्चों। अरे नोबल मेटल्स के थोड़ी लिखने हैं, नोबल गैसेस के लिखने हैं। जैसे कि XeF2, XeF4, XeF6 है ना, ढेर सारे। एक आध ऑक्सीजन का लिख देते हैं, XeO3, XeO4, ठीक है। अब आप लोगों से 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछें, आप लोग भी पूछना फिर। Which inert gas form maximum number of compounds? जीनॉन। ध्यान रखिएगा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि कौन सी इनर्ट गैस है जो मैक्सिमम कंपाउंड बनाती है, वो जीनॉन। अब इसका रीजन क्या है, वो लो आयोनाइजेशन एनर्जी, वो हम बाद में बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच इनर्ट गैस फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड विथ विच एलिमेंट्स। चलिए आप लोग को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। रेयर गैसेस, अब रेयर क्यों हैं बताओ। डायमंड इज अ रेयर स्टोन, रेयर स्टोन है, हर जगह तो मिलता नहीं, जाके भर लाओ, बहुत कम डायमंड। अब आप लोग बताओ कहाँ है ये गैसें। हीलियम सन में जाओ के लेने। और कहाँ, अपने एटमॉस्फेयर की बात करो अभी, अपने एटमॉस्फेयर से, अभी यूनिवर्स में नहीं जाना है हमें। बताओ हीलियम कहाँ है, आप लोग तो इतने साल से पढ़ रहे हो, कहीं हीलियम का कंपोजिशन बताओ। हवा में होगी कहीं, हवा में बलून्स में भरते हैं, तो वो भी तो कहीं से लाए होंगे, तो वो सिलेंडर में कहाँ से लाए। अब कोई हमसे पूछ ले कि सर इन नाइट्रोजन कहाँ से लाए, हम तो कह देंगे बताओ कितनी चाहिए तुम्हें, 78% है हवा। यहाँ पर आप जो ब्रीथिंग कर रहे हो, यहाँ 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। तो आप जब ब्रीथ करते हो तो नाइट्रोजन ज़्यादा अंदर जाती है, O2 कम जाती है अंदर। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, गैस ऑक्सीजन सिलेंडर। जो ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है, अरे भर भर के तो प्रकृति में ऑक्सीजन है, लो ना जितनी चाहिए। बताओ, ये बात, ये बिल्कुल सही बात हुई। देखिए, हवा से हमें ऑक्सीजन खींचने के लिए अच्छे फेफड़े चाहिए, स्ट्रॉन्ग लंग्स चाहिए। नॉर्मल लंग्स ही नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन कितनी है, 78%, और 21% क्या है, ऑक्सीजन। तो जिसके लंग्स अच्छे हैं, आप सभी हेल्दी हैं, इसका सबूत है कि आप यहाँ पर रेस्पायरेशन कर पा रहे हो। तो इतने कंपोजिशन में से आपको 21% ब्रीथ करनी है ऑक्सीजन, तो ये आप ब्रीथ कर लेते हैं बड़ी इजीली। लेकिन जिसके लंग्स ख़राब हैं, वो हवा से ऑक्सीजन को ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, फिर उनको 99% प्योर ऑक्सीजन दी जाती है, मतलब पूरी नाइट्रोजन को क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। और फिर जो गैस सिलेंडर में आपके भरी होती है, वो कितने % प्योर ऑक्सीजन होती है, 99% प्योर O2 होती है, जिन्हें खराब फेफड़े भी इनहेल कर ले जाते हैं। किसको, लिक्विड नाइट्रोजन को कंडेंस करके, उसको कंडेंस करते हैं, O2 को वॉलेटाइल कर देते तो निकल आती है। हमसे कोई पूछे N2 का सोर्स क्या है, हम कहेंगे एटमॉस्फेयर, जितनी भरनी भर लो। हम कहेंगे O2 का सोर्स क्या है, एटमॉस्फेयर, भर लो।
लेकिन ये गैसेस कहाँ हैं बताओ? 78% तो ये हो गया, 21% ऑक्सीजन हो गया, तो 99% तो यही हो गए। 1% में ज़्यादा कौन है? CO2। आप लोग कह रहे हो ग्रीन हाउस बढ़ता जा रहा है, इस गैस के कारण तो बढ़ रहा है। इसके बाद भी और भी हैं, NO2 हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हैं, और भी दुनिया भर की गैसेस हैं, SO2 है, NO2 है, N2O है, दुनिया भर की गैसेस हैं। तो 100% तो यहीं ख़त्म हो गया लगभग। तो ये गैसेस क्या हैं? ये नहीं में है एटमॉस्फेयर में। एक गैस वैसे जो एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती, दैट इज रेडॉन। रेडॉन कौन सी गैस है? आर्टिफिशियल। हमारी इनर्ट गैसेस कितनी होती हैं? 6। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इसमें से सब की सब नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन रेडॉन कैसी है? आर्टिफिशियल। लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत कम है। आप यहीं से चेक कर लो, 99% तो ये हो गई, बाकी कुछ परसेंट ये ले गई। अब बचा खुचा परसेंट किसका है? इनका। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? रेयर गैसेस। दैट्स व्हाई दे कॉल रेयर गैसेस। तो लिखिए आंसर इसका है फाउंड इन वेरी rare amount, found in very rare amount in air। हवा में बहुत रेयर अमाउंट में पाई जाती है, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड रेयर गैसेस। तो सर हमें नहीं, मतलब जैसे कि बलून्स में तो भरते ना, बलून्स में आपकी N2 भर सकते हो और हीलियम। पहले H2 भरते थे, लेकिन उड़ने वाले बलून में एथाइन पेट्रोल वेल से मिलती है, कुएं से, पेट्रोल के कुएं से सबसे ज़्यादा मिलती है एथाइन। हाईली कंबस्टिबल है, बहुत खतरनाक गैस है एसिटाइल एथाइन। जलाए जाते ना, वो पिघलाए जाते लोग। हाँ बिल्कुल सही, जहाँ वेल्डिंग होती है वहाँ पर ही गैस निकलती है। हीलियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है एटमॉस्फेयर किस पे? एटमॉस्फेयर में हीलियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बहुत कम है, अपने में ज़्यादा है, अपने परसेंट, मतलब जो उसकी इनर्ट गैसेस है उसमें, बाकी तो रेयर अमाउंट में है। कैल्शियम कार्बाइड, केला पकाने वाला जानते हो, वो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर रख देते केला पकाने के लिए। आम में भी रखते हाँ आम में, वो कैल्शियम कार्बाइड। कहीं नहीं, बिल्डिंग की दुकान चले जाओ, उनसे कहना इतना सा कैल्शियम कार्बाइड दे दो। इतना सा कैल्शियम कार्बाइड लिया ना, एक बड़ा भारी ड्रम लाना और नीचे रखना है पानी, और उस पानी में डाल देना कैल्शियम कार्बाइड, और ड्रम रख के बहुत तेज़ी से भाग जाना है। ठीक है, अच्छी तेज़ दौड़ लगा देनी है, कम से कम 50-100 मीटर दूर जाना है। फिर आप देखना जादू, आपका ड्रम कम से कम नहीं तो 100 मीटर ऊपर फेंकेगा। इतना तेज विस्फोट होगा कि आप लोग भी कहोगे सर ये हो क्या गया है। आप लोगों ने पहली बार देखा होगा ऐसा, इतना सा कैल्शियम कार्बाइड काम कर देगा। एसिटाइलिन गैस, जैसे ही आप कैल्शियम कार्बाइड डालें, लेकिन उसको वो देना पड़ेगा फायर, अपने आप आग ही लगेगी। तो माचिस से तो देने की कोशिश मत करना, इंडक्शन लगाना, कोई करंट की वायर लगाना, उसको स्विच बहुत दूर ले जाना, फिर उससे करना। अगर माचिस से दे तो ड्रम के साथ खुद भी उड़ोगे। सर दूर से फेंक देंगे ना। क्या कितनी की होगी, मतलब कॉस्ट कितना कितनी दूर फेंक पाओगे बेटा? पानी भी तो लेकिन हमारी बात सुनो, आप लोग हमने ये प्रयोग आपको सिर्फ इसलिए आपके इन्जॉयमेंट के लिए बताया, करना नहीं आप लोग कभी भी गलती से। नहीं किया, लेकिन हमने देखा कई बार करते हुए। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, कितने का मिलेगा कैल्शियम कार्बाइड? 5 रुपए का मिल जाएगा इतना सारा कि तुम। जानते ही ना होंगे ये क्या है। कौन? वो ही सब जानते हैं, बिल्डिंग वाले सब जानते हैं, हर एक चीज़ जानते हो। कैसे कहते हैं? क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड ये होता है CaC2, और जैसे ही आप इसमें पानी में इसको डालते हो, ये एसिटाइलिन गैस बनाता है, CH111CH। ये बहुत ही कंबस्टिबल गैस है, और थोड़ा सा अमाउंट इसकी बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे कैल्शियम कार्बाइड को आप पानी में डालोगे गैस बनेगी, और अगर आपने इसको फायर दिया तो फिर ये जलनी है, और बहुत एक्सप्लोजन के साथ जलती है। तो इतना सा टुकड़ा कैल्शियम कार्बाइड का पूरा ड्रम उड़ा देगा आपका। हाँ, बहुत खतरनाक है। तो ये प्रयोग करना नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको हमने बताया है, तो ये करना नहीं है। और ज़्यादा अगर आपको शौक है देखने का तो नेट पे सब पड़ा हुआ है, जाके देख लो। हाँ, सब प्रयोग पड़े हुए हैं, सब आपको मिल जाएंगे, देख लेना। फाउंड इन वेरी रेयर अमाउंट इन एयर। अभी तो हम आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक्सपेरिमेंट बताएंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले जाओ और उसमें साबुन डाल दो आप थोड़ा सा, या शैम्पू डाल दो, और फिर इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना, जैसे KMnO4 फिर H2SO4। फिर आपने एक जादू देखा होगा कि कुछ जादू होते हैं उसमें केमिकल डालते हैं, फिर झाग ही झाग बनता है।
सर वो कोका कोला में जब मेंटोस डालते तो उसमें भी तो बहुत सारे हाँ, पर वो तो एक मतलब छोटा मोटी घटना हो गई। ए वाला जो झाग बनेगा वो अनबिलीवेबल होगा, आप देखोगे तो आप कहोगे ये क्या बन गया, बहुत जैसे हा ऊपर कहीं ग्लिसरीन डाल दो वैसे ही होगा। हाँ, तो उसमें भी झाग बन जाएगा, बिल्कुल सही है। फाउंड इन रेयर अमाउंट, अब एरोजेंस क्यों कहते हैं? कोई भी चीज़ अगर एयर में पाई जाती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर यही है, फाउंड इन एयर। फाउंड, आपको बच्चों जो भी प्रयोग, जो भी चीज़ें बताते हैं उनको आपको करना नहीं है प्लीज़, हाँ, चोट मत पहुँचाना अपने आप को इनको। नहीं, हाँ, हम करवा देंगे आपको, लेकिन आपको नहीं करना। हाँ, जैसे कि स्कूल में तो हम बनाने में करवाते रहते हैं छोटे मोटे, सोडियम वाला प्रयोग भी हमने करवाया था एक दिन बच्चों को। हम अगर आपको यार जब प्रयोग करवाएंगे तो आपके लिए वीडियो बना लाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो आपको ये करने नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ लिया? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स, और साथ में हमने ग्रुप 18 के बारे में जान लिया कि इनको क्यों कहा जाता है ऐसा, ठीक है। अब बात करनी है हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। फिर हमें और भी चीज़ें स्टडी करनी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो चलो ठीक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा होगा इसलिए डी ब्लॉक, लेकिन फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है इनको? ट्रांजिशन का क्या? यस, जब इनकी प्रॉपर्टीज रहती है इस तरफ जाती तो एस ब्लॉक से सिमिलर रहती है, उस तरफ आ जाती तो पी। P ब्लॉक से। एक क्लास 11 और 12th के लिए बहुत परफेक्ट आंसर है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिटवीन एस एंड पी होती हैं, मतलब ट्रांजिशन शो करती हैं। ट्रांजिशन मतलब यहाँ से इस तरफ जाओगे तो किसकी, इनकी प्रॉपर्टी किससे मैच करती जाएंगी? पी से, और इस तरफ जाओगे तो एस से। तो ये ब्रिज की तरह काम करते हैं ट्रांजिशन, तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ये क्लास 11 और 12th का बढ़िया परफेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप कभी भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ी क्लास में जाओगे, ये आंसर आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। ये आंसर कहीं पर दिखाया भी नहीं जाएगा आपको, ना बोला जाएगा कि इनकी प्रॉपर्टी एस एंड पी के ब्लॉक में होती है, इसलिए ट्रांजिशन। अब मेन ट्रांजिशन का बताते हैं हम, ट्रांजिशन क्या होता है। तो पहले हेडिंग डाल लें। तो 4th नंबर है ना, तो डालिए हेडिंग। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है? क्या आप लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन नहीं पता आप लोगों को? कहीं सुना क्या इसके पहले ट्रांजिशन? एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मेन ट्रांजिशन। आप लोगों को जब हमने डी ऑर्बिटल पढ़ाया था तो आपको हमने एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, T2G एंड EG का। है किसी को ध्यान? नीचे 3 चले जाते हैं T2G और ऊपर जाते हैं EG, है ना। तो ये T2G और ये EG। अब एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? ये इनकी एनर्जी कम होती है, इनकी ज़्यादा। अब इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन भया, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9, देखिए इनसे क्या फ़र्क होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ पर। तो ये क्या हुआ? एक्साइटेशन। और फिर यहाँ से कहाँ आएगा? यहाँ। तो ये क्या हुआ? तो ये कहलाता है ट्रांजिशन। अब ये कौन सा ट्रांजिशन हुआ ये भी बताना पड़ेगा। ये डी ऑर्बिटल है तो ये भी डी का पार्ट है और ये भी डी का पार्ट है। हालांकि ये डी T2G और डी EG, इनकी एनर्जी कम है, इनकी ज़्यादा है। तो इस ट्रांजिशन को बोलेंगे डी ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे हम? डी ट्रांजिशन। तो वही एलिमेंट्स डी ब्लॉक के सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा जिनके इलेक्ट्रॉन क्या शो करेंगे? ट्रांजिशन। मतलब T2G से कहाँ जाएंगे? EG में, और EG से कहाँ आएंगे? T2G में। अब देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट ये ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है ट्रांजिशन होगा 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, ठीक है, 4 में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है, 6 में भी हो सकता है, ऊपर नीचे आते रहेंगे। 7 में हो सकता है, 7 में नहीं हो सकता है, ये यहाँ से यहाँ जाया, यहाँ से यहाँ आया। 8 में भी हो सकता है, 9 में भी हो सकता है, 10 में नहीं हो सकता।
तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ उन्हीं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं जिनके